प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पुनः कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान विषय का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारा पाठ चल रहा है भौतिक विज्ञान में ब्रह्मांड, उसकी उत्पत्ति। अब तक इस विषय में हम चर्चा कर चुके हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, ब्रह्मांड के कौन से अवयव हैं, उनमें तारे किस प्रकार से हैं, तारों का जन्म किस प्रकार से होता है और तारे किस प्रकार से युवावस्था को प्राप्त होते हैं। प्यारे बच्चों, पहले ये माना जाता था कि सूर्य और तारे ये हमेशा एक जैसे रहते हैं, न इनका जन्म होता है न इनकी मृत्यु होती है, ये अमर हैं। लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगों से ये सिद्ध हो चुका है कि ये तारे भी अमर नहीं हैं, इनका जन्म होता है और जैसे मनुष्य की अवस्थाएं बदलती हैं, प्रारंभिक अवस्था उसकी बच्चे के रूप में होती है, शैशव काल आता है, उसके बाद फिर उसका युवावस्था आती है, उसके बाद उसकी वयस्कावस्था आती है और प्रौढ़ावस्था के बाद फिर वह वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और वृद्धावस्था का अंत उसके मरण में होता है। लगभग इसी प्रकार की बात तारों के साथ भी है। तारों का जन्म होता है और जब तारों का जन्म होता है तो उसको हम आदि तारा कहते हैं। आदि तारे के रूप में धीरे धीरे प्रकाश उससे उत्सर्जित होता है। तारा कुछ समय पश्चात अपनी वयस्क अवस्था को प्राप्त कर लेता है और निरंतर तीव्र गति से ऊर्जा का उत्सर्जन होने के कारण उससे प्रकाश निकलता है। यह प्रकाश बहुत समय तक एक जैसी गति से निकलता रहता है। जब तक इससे एक जैसी गति से प्रकाश निकलता रहता है, तारे की यह अवस्था उसकी युवावस्था कहलाती है। आइए अब हम इस पर चर्चा करते हैं जे.वी. सिंह साहब से कि तारा युवावस्था के बाद किस तरीके से वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। इससे पहले मैं चाहूँगा कि सिंह साहब, अब तक जो तारे के बारे में बताया गया है शैशव अवस्था से युवावस्था तक, कृपया उसको एक बार पुनरावृत्ति के रूप में बच्चों के सामने रख दें, जिससे बच्चे उसे अच्छी तरीके से समझ सकें। एक बात और, परसों जब हम यह पाठ प्रसारित कर रहे थे तब झाबुआ से एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था कि आप इन चीज़ों को प्रयोग करके दिखा सकें तो बहुत अच्छा होगा। मैं उस बच्चे से कहना चाहता हूँ कि बेटे, ये इतनी हाई टेक्नोलॉजी की बातें हैं, इतनी बड़ी प्रयोगशाला के अंतर्गत इनको देखा जा सकता है कि उन प्रयोगों को हम इस सेट काम के माध्यम से तुम्हें नहीं दिखा सकते। ये बहुत कुछ चीज़ें तो अभी भी केवल कल्पना के आधार पर मानी गई हैं, उनका प्रूफ भी हमारे पास नहीं है। बहुत सी चीज़ें जिनका प्रूफ हमारे पास हो सकता है, वो इतनी बड़ी हाई टेक्नोलॉजी की प्रयोगशाला में संभव है कि उसे तुम तक हमें पहुंचाना आसान नहीं लगता। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि चित्रों के माध्यम से तुम्हें बहुत सी बातें स्पष्ट कर सकें, लेकिन हमारी जो मजबूरियां हैं वो आप समझें कि हम इतनी बड़ी हाई टेक्नोलॉजी की बात जिसमें संयलन दिखा सकें आपको, फिर उससे प्रकाश का उत्सर्जन दिखा सकें, ये यहाँ संभव नहीं होगा। आइए चर्चा करते हैं जे.वी. सिंह साहब से। धन्यवाद सेंगर सर। नमस्कार छात्रों, पिछली बार आप लोगों ने तारे का जन्म कैसे हुआ उसके बारे में हम लोगों ने आपस में विचार किया था और ये समझा था कि तारे कैसे कैसे अपनी युवा अवस्था में आते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में, पिछली कक्षा में हमने इस बात पे विचार किया था कि तारे में जो हाइड्रोजन होती है वो संलयित होकर हीलियम में बदलती है और उसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस प्रकार से तारे के अंदर संतुलन उत्पन्न हो जाता है।
संतुलन की अवस्था 1-2 वर्ष तक नहीं चलती है, करोड़ों वर्षों तक चलती है। सिंह साहब, ये संतुलन किन चीज़ों के बीच में होता है? हाँ, फिर से देखिए आपको बता दें कि ये संतुलन जो होता है, हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित होती है तो उसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा उत्पन्न होने से बाहर की ओर दाब लगता है, और उसके पहले जो गैसों के बादल हैं जब सिकुड़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, उसके कारण संलयन की क्रिया होती है। अर्थात देखिए, आपको पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, फिर से भी उसकी पुनरावृत्ति करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण गैसें सिकुड़ती हैं, सिकुड़ने के कारण संलयन की क्रिया होती है। ये अंदर की तरफ होता है। संलयन की क्रिया के कारण आंतरिक दाब आरोपित होता है, ये बाहर की ओर लगता है। इस प्रकार से ये दोनों दाब, दोनों प्रकार के बल एक दूसरे को संतुलित किए रहते हैं, और ये तब तक होता रहता है जब तक कि दोनों बल बराबर गति से आरोपित होते रहें, बराबर दर से एक दूसरे से आरोपित होते रहें। आपका कहने का मतलब ये है कि संपीड़न से एक संपीड़न के कारण एक आंतरिक बल लगता है जो भीतर की ओर होता है। हाँ। मेरा कहने का मतलब ये कि जब दो कण एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, और यह गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जैसे जैसे कण पास आते चले जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता चला जाता है, और बढ़ते बढ़ते ये इस तरीके से बढ़ जाता है कि कण बहुत अधिक पास आ जाते हैं, और इस पास आने की घटना में कण एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने के कारण उनमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यह ऊर्जा विकर्षित होती है, वो विकृत होती है बाहर की ओर, और विकृत, इस ऊर्जा के विकृत होने के कारण एक ऐसा बल जो बाहर की दिशा में लगता है, इस बल को क्या कहते हैं? आंतरिक दाब। आंतरिक दाब। हाँ। तो आंतरिक दाब और आकर्षण बल जब तक एक दूसरे के संतुलन में रहते हैं, हाँ, तब तक तारा उसी तरीके से चमकता रहता है जिस प्रकार से कि वो चमकता रहा है। जैसे कि देखिए, आपको एक चित्र के माध्यम से, आप लोगों ने उस दिन बोला था, चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं कि ये क्रोड दिखाया गया होगा आपको। ये चित्र में आप लोग देखें, इस क्रोड में यहाँ का जो ताप है लगभग 10⁻60 डिग्री सेल्सियस होता है इसका, और यहाँ पर प्रारंभ में यह ताप 1 से 73 डिग्री से पहले, हाँ, जब आदि मानव तारा बनने से पूर्व इसका जो ताप था 1 से 73 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब संलयन की क्रिया प्रारंभ हुई तो ये ताप बढ़कर 10⁻7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और इतने अधिक ताप पर ही संलयन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। और उसके कारण देख रहे होंगे आप कि ये देखिए, आपके सूर्य का जो बाहरी, जब संलयन की क्रिया के कारण जो ताप बाहर की ओर निकलता है तो सूर्य के बाहर की ओर ये लपटों के रूप में, आग के रूप में, ज्वालाओं के रूप में बाहर की ओर ऊर्जा विमोचित होती है। और यहाँ पर देखें, आप लोगों को चित्र के द्वारा फिर से आपको बता रहे हैं कि ये देखिए क्रोड है, ये सूर्य का क्रोड है। इसी प्रकार के तारे होते हैं। इस सूर्य के क्रोड का ताप है 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। इसके जो बीच का भाग है, यहाँ से ऊर्जा का विकिरण होता है, और ये ऊर्जा के क्षेत्र का जो भाग होता है ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,80,000 किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग ऊर्जा का विकिरण होता रहता है। और इस ऊर्जा के विकिरण से ये देखिए, बाहर का जो ताप दिख रहा होगा, यहाँ से श्वेत प्रकाश निकलता है, और ये वाला क्षेत्र ये संलयन का क्षेत्र कहलाता है। चित्र में देखेंगे आप लोग, ये बाहर का जो क्षेत्र दिख रहा होगा, इस प्रकार का ये सूर्य का बाहरी भाग, ये फोटोस्फीयर कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। और यहाँ से दृश्य क्षेत्र, यहाँ से दृश्य प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिसके कारण हमें दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, सूर्य के ये बाहरी मंडल में कुछ और क्षेत्र दिखाए गए हैं। ये आग की लपटें यहाँ से निकलती हैं, और ये आग की लपटें हजारों किलोमीटर ऊंची होती हैं। और उसके साथ साथ सूर्य के ऊपरी पृष्ठ पर ये कुछ धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये ठंडे धब्बे हैं, और यहाँ का ताप थोड़ा सा कम रहता है। कुछ सूर्य के अंदर कुछ और भी देखिए धब्बे होते हैं, जिनसे सौर के लपटें निकलती हैं, अचानक निकलती हैं। इस प्रकार से देखेंगे कि सूर्य के अंदर से संलयन की क्रिया के कारण लगातार ऊर्जाएं उत्सर्जित होती रहती हैं। इसी प्रकार हमारे
दूसरे जो तारे हैं उनमें भी इसी प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं और लगातार ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है, और ये ऊर्जा लगभग 5000 करोड़ वर्ष तक चलती रहती है। अभी सूर्य की उम्र इस समय से 5000 अरब वर्ष और बताया हाँ, 5000 अरब वर्ष तक और ये चलती रहेगी। और अभी ये भी बताया जाता है कि 4600 अरब वर्ष हाँ, सूर्य की उत्पत्ति को हो गए। कहने का मतलब ये है कि अब आज से 4600 अरब वर्ष पूर्व सूर्य की एक आदि तारे के रूप में उत्पत्ति हुई थी। अभी सूर्य 5000 अरब वर्ष तक इसी तरीके से ऊर्जा का विकिरण करता रहेगा और उसके पश्चात फिर उस पर अन्य क्रिया होंगी। सिंह साहब, एक बात बताइए कि ये संयनन की क्रिया तो मेरा ख्याल है हाइड्रोजन के जो नाभिक है उसको जब हाइड्रोजन के नाभिक मिलते हैं और मिलकर जब हीलियम के नाभिक में बदलते हैं तब यह संयनन की क्रिया होती है। जब हाँ उच्च ताप पर, जब अभी हाइड्रोजन के नाभिक उच्च ताप पर जब मिलते हैं तो हीलियम के नाभिक बनाते हैं। उसके साथ साथ देखिए, आपको और आप उच्च कक्षा में पढ़ेंगे कि उससे द्रव्यमान की हानि होती है और उसके साथ साथ प्रकाश का उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से संलयन की क्रियाएं जब तक चलती रहती हैं तब तक हमेशा प्रकाश उत्सर्जित होता रहता है। और बच्चों, ये संयनन की क्रिया किसी तारे में तब तक चलती रहती है जब तक कि सारे हाइड्रोजन के नाभिक संयनन करके हीलियम के नाभिकों में नहीं बदल जाए। हाँ, तो छात्रों देखिए, अब इसके बाद आज का जो हमारा विषय है तारों का अंतिम चरण। तारे जब संलयन क्रिया करते करते, तारों के अंदर जब संलयन क्रिया होती रहती हैं, हाइड्रोजन के नाभिक हीलियम के नाभिक में बदलते रहते हैं, तब तक ये ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार करते रहते हैं। अब आप लोगों को देखिए, खुद ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जब तक हाइड्रोजन के नाभिक रहेंगे और वो हीलियम के नाभिक में परिवर्तित होते रहेंगे तब तक तो संलयन की क्रिया होगी, ऊर्जा उत्पन्न होती रहेगी। जैसे ही हाइड्रोजन की मात्रा कम होती जाती है, हाइड्रोजन के नाभिक समाप्त होते जाते हैं, हीलियम के नाभिक का बनना बंद हो जाता है और संलयन की क्रियाएं खत्म होने लगती हैं, तब धीरे मंद पड़ जाती हैं। तब फिर वो तारे का अंतिम चरण कहलाता है और तारा फिर अपनी अंतिम अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। अब देखिए छात्रों, इसके बारे में हम देखें कि तारे के अंतिम चरण में क्या होता है। इसके बारे में आपको ये स्क्रीन पर आप लोग देखेंगे कि तारे के अंतिम चरण में आंतरिक भाग में हाइड्रोजन पूर्णतः नाभिक में परिवर्तित हो जाता है। जब हाइड्रोजन पूर्णतः नाभिक में परिवर्तित हो जाता है तो तारे के अंदर क्रोड, तारे का जो केंद्रीय भाग है जिसे क्रोड कहते हैं, वहाँ का दाब कम हो जाता है और फिर तारा सिकुड़ने लगता है। तारा सिकुड़ता है, लेकिन तारा जब सिकुड़ेगा, अब बाहरी भाग में आते हैं कि तारे के अंदर तो सिकुड़न होती है, लेकिन बाहरी भाग में जो भी हाइड्रोजन के नाभिक होते हैं उनसे संलयन की क्रिया चलती रहती है। इसलिए बाहरी जो भाग होता है वो फैलता है। बाहरी भाग के फैलने से बाहरी आवरण का ताप कम होता है और फिर वो जैसे जैसे ताप कम होता चला जाता है वो लाल दिखाई देने लगता है और इसे कहते हैं लाल दानव तारा। तो इसको देखिए, आप लोग नोट करें, ये लाल दानव तारा क्या होता है। ये तारे का अंतिम चरण होता है जब तारे के आंतरिक भाग में हाइड्रोजन पूर्णतः हीलियम में परिवर्तित हो जाती है और संलयन क्रिया रुक जाती है, तो तारे के क्रोड का ताप दाब ये कम हो जाता है, जिससे तारा सिकुड़ने लगता है। तारे के बाह्य कवच में, बाहरी आवरण में संलयन की क्रिया फिर भी चलती रहती है, जिससे ऊर्जा विमोचित होती रहती है और बाहरी आवरण फैलता है। दो भागें होंगी, क्रोड तो सिकुड़ेगा और बाहरी आवरण फैलता है। बाहरी आवरण के फैलने से, बाहरी कवच के फैलने से ऊर्जा घटती है और जो तारा है वो लाल दिखाई देने लगता है और इस तारे को कहते हैं लाल दानव तारा। देखिए, आपको स्क्रीन पर भी देखेंगे आप लोग, स्क्रीन पर ये जो बाहरी आवरण है, ये वाला बाहरी आवरण यहाँ पर देखेंगे आप लोग, इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये
फैल रहा है, साथ साथ यहाँ पर संलयन की क्रियाएं भी हो रही हैं, इसलिए ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है। और ये वाली ठंडी प्रसारित जो बाहरी परत है उसमें चमक लाल हो जाती है। और जो अंदर की जो भाग है यहाँ पर सिकुड़न होता है, इसमें कार्बन का यहाँ का जो ताप होता है, केंद्रीय भाग का ताप और ज़्यादा बढ़ता है सिकुड़ने के कारण। इस प्रकार से जो तारा है अपनी अंतिम अवस्था में पहुँचता है और ये लाल दानव तारा कहलाता है। तो सर, आप लोगों को आपके माध्यम से मैं छात्रों को फिर से बताना चाहूँगा कि लाल दानव तारा कैसे बनता है। ये तारे का अंतिम चरण होता है जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक समाप्त होने की स्थिति में होते हैं और संलयन की क्रिया, केंद्रीय भाग में संलयन की क्रिया रुक जाती है, जिससे वहाँ का जो दाब जो होता है वो बढ़ता है, मतलब तारा क्या हो जाता है बताइए, सिकुड़ने लगता है। लेकिन बाहर फिर भी कुछ हाइड्रोजन बची रहती है, बाहरी भाग में वहाँ संलयन की क्रिया चलती रहती है, जिससे ऊर्जा विमोचित होती है। ऊर्जा के विमोचित होने से बाहरी कवच फैलता है और बाहरी कवच फैलने से ठंडा हो जाता है, और जब ठंडा होता है तो लाल दिखाई देने लगता है। आपने देखा होगा, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण बता दूं, जैसे आपके यहाँ आग जल रही है, जब तक आग जलती रहती है श्वेत ज्वाला उससे निकलती रहती है, लेकिन जब आग की ऊर्जा समाप्त होने लगती है, ठंडी होती है, ज्वाला जब समाप्त हो जाती है तो फिर वो लाल दिखाई देती है। तो इस प्रकार से अंतिम चरण में जो तारा है वो लाल दिखाई देता है और उसे लाल दानव तारा कहते हैं। सिंह साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई। बच्चों देखिए, तारे की युवावस्था में दोनों चीज़ों में संतुलन होता है, आंतरिक दाब और गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों के बीच में संतुलन होता है और पूरे तारे पर संलयन की क्रिया एक जैसी होती है। वहाँ पर हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं, नाभिक हैं, वो एक दूसरे से संलयित होकर के हीलियम के नाभिक बनाते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये क्रिया आगे बढ़ती है, इस क्रिया में एक दो दिन नहीं लगते, इसमें सैकड़ों अरबों वर्ष लगते हैं। सैकड़ों अरबों वर्ष के बाद धीरे 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 हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कम होने लगती है, हाइड्रोजन के नाभिक कम होने लगते हैं और हीलियम के नाभिक में बदलते चले जाते हैं। और जैसे जैसे ये संख्या कम होने लगेगी, वैसे वैसे ऊर्जा का उत्सर्जन भी कम होगा, और ऊर्जा का उत्सर्जन कम होगा तो आंतरिक दाब की मात्रा कम होगी और भीतर का गुरुत्वाकर्षण बल तो बढ़ेगा, लेकिन आंतरिक दाब कम होने लगेगा। आंतरिक दाब कम होने से क्या होगा कि भीतर का जो भाग है तारे का, जिसे हम क्रोड कहते हैं, वह तो सिकुड़ करके एक बिंदु के आकार का बनता चला जाएगा, लेकिन बाहर का आकार चूंकि आंतरिक दाब कम हो रहा है इसलिए फैलने लगेगा। बाहर आपको अभी भी कुछ ऐसा हिस्सा मिलेगा जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक होंगे और ये लगातार हीलियम के नाभिक में संलयित होते चले जाएंगे, इसलिए वहाँ से कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन अभी भी चलता रहेगा, लेकिन इसकी मात्रा पहले की अपेक्षा बहुत कम होगी और धीरे धीरे जो श्वेत प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था तारे से, वह धीरे धीरे बदलकर किस में बदल जाएगा, लाल रंग के प्रकाश में बदल जाएगा। और ऐसे समय में तारा आपको लाल रंग का दिखाई देगा, इसलिए उसे लाल दानव तारा कहेंगे। हाँ छात्रों, देखिए अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लाल दानव तारा जो है वो उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होंगी। तो ये तारे के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि हमारे तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है, लगभग बराबर है, तो क्या होगा उस स्थिति में तारे का जो बाहरी आवरण है, जो लाल आवरण है, उसका तो विस्फोट हो जाएगा, लेकिन जो आंतरिक भाग है वो धीरे धीरे सिकुड़ता रहेगा और सिकुड़ते सिकुड़ते जब बाहरी आवरण का विस्फोट होगा और आंतरिक जो क्रोड है वो सिकुड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर संलयन की क्रिया होती रहेगी। अब देखिए उस संलयन की क्रिया में क्या होता है कि हीलियम के नाभिक संलयित होकर कार्बन के नाभिकों में बदलेंगे, दूसरी संलयन की क्रिया होगी
ये आपको समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले हीलियम के नाभिक संलयित होकर हाइड्रोजन के नाभिक संलयित होकर हीलियम के नाभिक में बदले। अब लाल दानव के बाद हीलियम के नाभिक संलयित होकर कार्बन के नाभिक में बदलेंगे और बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो क्रोड है उसका ताप 10 की घात 7 से बढ़कर 10 की घात 8 हो जाता है। ऐसी स्थिति में तारे का जो केंद्रीय भाग है एकदम श्वेत दिखाई देने लगता है, जिसे श्वेत वामन तारा कहते हैं। छात्रों इसको नोट करें, यदि तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर है तो लाल दानव के चरण में उसका कवच, जो बाहरी कवच है, वो प्रसारित होकर लुप्त हो जाएगा, मतलब फूट जाएगा और चला जाएगा। हाँ, वो बढ़ते 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 इतना बड़ा आकार ग्रहण कर लेगा कि उसके बाद में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी जो उसका केंद्रीय भाग है वो बचा रहेगा और केंद्रीय भाग में संलयन की क्रियाएं होंगी। उस संलयन की क्रिया में हीलियम के नाभिक संलयित होकर कार्बन के नाभिकों में बदलेंगे और उसका जो क्रोड है, जो गोला है, उस गोले का जो ताप है और अधिक बढ़ जाएगा, 10 की घात 7 डिग्री से बढ़कर 10 की घात 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और एकदम श्वेत चमकने लगेगा। और उस गोले को, जो छोटा सा गोला होगा, उसे श्वेत वामन तारा कहते हैं। इसे देखिए, हाँ। इस क्रिया में शायद संकुचन बहुत अधिक होता है और धीरे 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 ये पिंड के रूप में जो तारा होता है, पिंड के रूप में, वो एक बिंदु के रूप में बदलता चला जाता है। हाँ। छात्र देखो, इसको स्क्रीन पर फिर से दिखाएंगे, इसको देखें आप लोग कि इसका जो केंद्रीय भाग है, यहाँ पर देखें सब लोग, ये वाला देखिए केंद्रीय भाग, ये आपको दिखाई दे रहा है, एकदम सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा। इस केंद्रीय भाग को आप लोग देखें, ये बाहरी भाग है, ये तो बिल्कुल लाल है। ये जब विस्फोट होगा या लुप्त होगा तो ये लाल वाला भाग तो ये समाप्त हो जाएगा, केवल ये केंद्रीय भाग होगा और इस केंद्रीय भाग में हीलियम संलयित होकर कार्बन के नाभिकों में परिवर्तित होंगे, और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा विमोचित करेंगे और इस केंद्रीय भाग का ताप 10 की घात 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये एकदम श्वेत दिखाई देगा, एकदम वाइट दिखाई देगा, एकदम जैसे बहुत अधिक मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, इस प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन ये जो श्वेत है ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, ये कुछ समय तक श्वेत रहेगा और इसके बाद जैसे जैसे इसकी ऊर्जा घटती चली जाएगी ये लुप्त हो जाता है और इस तारे को हम श्वेत वामन तारा कहते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है कि ये जो तारा छोटा सा बनता है जिससे श्वेत वामन तारा कहते हैं, ये मात्रा में बहुत अधिक होता है। आकार इसका बहुत छोटा होता है लेकिन इसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। सिंह साहब, इसकी मात्रा किताब पुस्तक में लिखा है 1 घन सेंटीमीटर आयतन में इसकी मात्रा लगभग 10,000 किलोग्राम होती है। 10,000 किलोग्राम होती। हाँ, इसको देखिए हम और दूसरे प्रकार से समझें कि अगर ये श्वेत वामन तारा है, अगर उसका हम 1 चम्मच चूर्ण ले लें, 1 चम्मच चूर्ण ले लें तो उस 1 चम्मच चूर्ण का जो द्रव्यमान होता है वो हजारों टन के बराबर होता है। समझ लीजिए, कल्पना कीजिए कि 1 चम्मच जो हम लोग जनरल यूज करते हैं, सामान्य रूप में यूज करते हैं, उसका भार हजारों टन के बराबर होता है। इतना ज़्यादा संकुचित हो जाता है श्वेत वामन तारा। तो श्वेत वामन के बारे में देखिए, आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ आया होगा कि श्वेत वामन कब बनता है, जब हमारे तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के बराबर होता है। लाल दानव चरण में बाहरी कवच का विस्फोट होता है, केवल केंद्रीय भाग क्रोड बचता है जहाँ पर संलयन की क्रियाएं होती हैं। हीलियम नाभिक संलयित होकर कार्बन के नाभिकों में बदलता है, ताप बढ़कर 10 की घात 7 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 10 की घात 8 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बहुत अधिक श्वेत प्रकाश निकलता है और जब श्वेत प्रकाश निकलता है तो एकदम सफ़ेद दिखाई देता है। उस सफ़ेद भाग को श्वेत वामन तारा कहते हैं। श्वेत वामन तारे का जो द्रव्यमान होता है वो बहुत अधिक होता है। आकार में भले ही वो बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा देखिए, श्वेत वामन तारे के बाद दूसरी बात आती है अभिनव तारा। सिंह साहब, आपने कहा कि यदि हमारे तारे का, आदि तारे का द्रव्यमान सूर्य के बराबर हो
तब ये क्रिया होती है। तब ये क्रिया होती अगर है। मान लीजिए हमारे आदि तारे का द्रव्यमान सूर्य से बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो तो फिर देखिए उसे हम, जब हमारे सूर्य का द्रव्यमान नहीं, तारे का द्रव्यमान जब हमारे सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, कई गुना बड़ा होता है, 3, 4, 5, 6 गुना, इस प्रकार से कई सूर्य के बराबर होता है, तो ऐसी स्थिति में बहुत अधिक संलयन की क्रिया होती है और तारे का हीलियम का क्रोड तो सिकुड़ता जाता है, बाहर का ताप जो होता है बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे बाहर का ताप बढ़ेगा बाहर और अधिक प्रसार होता है, और ये प्रसार इतना अधिक होता है, इतना तीव्र गति से होता है कि एकदम हमारा आकाश एकदम जगमगा जाता है, और इस स्थिति को हम सुपरनोवा कहते हैं, अभिनव तारा कहते हैं। अभिनव तारा के बारे में देखिए छात्रों, आप लोग समझेंगे। अभिनव तारा को मैंने एक चित्र के द्वारा आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मैं आपको स्क्रीन पर देखें। ये अभिनव तारा की स्थिति है। इस अभिनव तारा में ये केंद्र देखा, आपका क्रोड दिखाई दे रहा होगा। इस क्रोड में एकदम सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा। बाहर की ओर ये देखिए भारी तत्वों का विस्फोट हो रहा है। भारी तत्व जो हैं विस्फोट होकर बाहर की ओर जा रहे हैं। तारे की परत का विस्फोट 10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से होता है। समझ लीजिए कि जो विस्फोट होगा वो बाहर की ओर होगा, और जो पदार्थ होगा उसका वो बाहर की ओर 10,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। और ऐसी स्थिति में बाहर की ओर शॉक, झटके वाली तरंगें बाहर की ओर निकलती हैं। दूसरा केंद्रीय भाग में भी होता है। देखिए केंद्रीय भाग फिर से सिकुड़ता है, बाहरी भाग में विस्फोट होगा, केंद्रीय भाग सिकुड़ता है। इस प्रकार से अंदर की ओर भी तरंगें चलती हैं और ये क्रोड को संकुचित करती हैं। स्क्रीन पर देखें, देखिए इसके लिए अगर आपको डेफिनेशन लिखना है, इसकी परिभाषा लिखना है, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे। यदि तारे का द्रव्यमान सूर्य की द्रव्यमान की तुलना में अधिक होता है तो लाल दानव चरण के दौरान बना हीलियम का क्रोड सिकुड़ता है। लाल दानव चरण में जो हीलियम का क्रोड बना था वो सिकुड़ेगा। सिकुड़ने से ताप बढ़ता है तथा अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और बाह्य कवच का है, बाहरी कवच का जो विस्फोट होता है, बाहरी कवच धीरे धीरे नहीं चलता है, प्रसारित नहीं होता है, उसमें एकदम विस्फोट होता है। जिस प्रकार से जब हम कोई पटाखा फोड़ते हैं और उसमें एकदम विस्फोट होता है बाहर की ओर, ठीक इसी प्रकार से बाहरी कवच का एकदम विस्फोट होता है। और ये विस्फोट हल्का नहीं होता है, इतना शक्तिशाली विस्फोट होता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है काफ़ी दिनों तक जगमगाता रहता है, बहुत अधिक समय तक जगमगाता रहता है। और इस घटना को, इस प्रलयंकारी घटना को सुपरनोवा या अभिनव तारा कहते हैं। तो सर मैं आपके द्वारा छात्रों को फिर से बताना चाहूँगा कि अभिनव तारा कब बनता है, कब अभिनव तारा की स्थिति आती है, जबकि तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, कई गुना होता है। ऐसी स्थिति में अभिनव तारा बनता है। हाँ सर, देखिए आपने एक उदाहरण दिया कि जैसे कोई फटाका विस्फोट करता है, फटाके की चमक तो थोड़ी देर दिखाई देती है, हाँ। लेकिन अभिनव तारे की चमक, उसके विस्फोट के कारण जो चमक होती है वो तो लगातार बहुत समय तक, बहुत समय तक, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा, बहुत अधिक ऊर्जा का विस्फोट होता है, बहुत अधिक ऊर्जा, और बहुत अधिक समय तक यह अंतरिक्ष में छाया रहता है और उससे प्रकाश उत्पन्न होता रहता है, चमक उत्पन्न होती रहती है। चमक, हाँ। यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखिए कि देखिए दो बातें हैं। सर बार बार बता रहे हैं कि ये सारी क्रियाएं संयलन के कारण होती हैं। प्रारंभिक अवस्था में संयलन हाइड्रोजन के नाभिकों का होता है, जो संयलन करने के बाद हीलियम में बदलते हैं। लेकिन लाल दानव तारा के बाद की स्थिति के बाद जब संयलन होता है तो हीलियम के नाभिकों का संयलन होता है, और हीलियम के नाभिक संयलन करके ये कार्बन के नाभिकों में बदलते हैं। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि आदि तारा के समय में जो संयलन होता है वो हाइड्रोजन के नाभिकों का होता है, जिससे हीलियम के नाभिक बनते हैं। लेकिन लाल दानव तारा के बाद में जो संयलन होता है वह हीलियम के नाभिकों का होता है, और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन के
नाभिक बनते हैं। अब जब अभिनव तारा या सुपरनोवा की स्थिति आ जाती है तो सुपरनोवा की स्थिति के बाद जो विस्फोट होता है, जो पदार्थ होते हैं उसके बाहरी कवच के वो प्रसारित होकर बाहर चले जाते हैं। इसके बाद उसका क्रोड बचता है, उसका केंद्रीय भाग बचता है जो एकदम जगमगाता रहता है और उसको कहते हैं न्यूट्रॉन तारा। इसके बारे में देखिए, न्यूट्रॉन तारे के बारे में देखें कि न्यूट्रॉन तारा क्या होता है। सुपरनोवा विस्फोट के बाद क्रोड लगातार सिकुड़ता चला जाता है। सुपरनोवा का जो विस्फोट हुआ, बाहर के जो हीलियम, हाइड्रोजन या जो भी पदार्थ थे वो विस्फोट होकर बाहर ब्रह्मांड में चले गए, जिससे प्रसारित हो गए, लेकिन फिर भी उसका जो केंद्रीय भाग है, क्रोड है, वो लगातार सिकुड़ता चला जाता है और सिकुड़ने से उसका जो घनत्व होता है वो असीमित घनत्व हो जाता है। इतना अधिक घनत्व होता है कि जिसको हमें नापना कठिन होता है और इस असीमित घनत्व के तारे को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारे का घनत्व 10 की घात 12 किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या इससे भी अधिक होता है। कल्पना कीजिए 10 की घात 12, 10 के ऊपर 12 जीरो लगेंगे 1 घन सेंटीमीटर में, और इसमें भी एक जो चम्मच है, 1 चम्मच न्यूट्रॉन तारे का जो द्रव्यमान होगा वो हजारों टन के बराबर होता है। इस देखिए दोनों में अंतर है। पहला जो घनत्व बताया था आपको किस समय का, लाल दानव तारे के बाद का जो घनत्व बताया था वो आपको बताया था 1 घन सेंटीमीटर का आयतन का भार 10,000 किलोग्राम के बराबर। और अब यहाँ पर इस स्थिति में तो आप देखेंगे घनत्व बहुत ही अधिक बढ़ गया, बहुत अधिक है। 10 की घात 12 10 की घात 12 घन सेंटीमीटर, 1 घन सेंटीमीटर इतने किलोग्राम का भार इतने किलोग्राम है। इस संख्या की कल्पना कर सकते हैं आप? आपको अभी जितने पदार्थ बताए जाते हैं उसमें पारा बहुत भारी लगता है, पारे का घनत्व बहुत अधिक है, सब आप लोग कहते हैं कि पारा बहुत अधिक भारी है, लेकिन जब आप इस स्थिति में देखेंगे, सुपरनोवा स्थिति में, सुपरनोवा तारे का जो घनत्व है वो कितना अधिक होगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको देखिए, चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। जरा इस चित्र में देखें आप लोग कि ये देखिए जो केंद्रीय भाग है इसका, ये सुपरनोवा का केंद्रीय भाग बचा हुआ है। इस केंद्रीय भाग को, इस भाग को ये न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर घनत्व असीमित मात्रा में है और इस न्यूट्रॉन तारे का ये केंद्रीय भाग है, इसमें न्यूट्रॉन की मात्रा बहुत अधिक होती है। आपको बताएं, न्यूट्रॉन तारा स्थिर नहीं रहता है, न्यूट्रॉन तारा भी अपनी अक्ष के परितः घूमता रहता है। जैसे कि आपको चित्र के माध्यम से दिखाई दे रहा है कि इसकी न्यूट्रॉन तारे की घूर्णन अक्ष है, इसके परितः देखिए इस प्रकार से ये घूम रहा है, यहाँ पर घूम रहा है। और जब न्यूट्रॉन तारा घूमता है तो न्यूट्रॉन तारे के घूमने से, चक्रण क्रिया करने से चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है और इससे विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। छात्रों को, हमारे शिक्षक गणों को ये नोट करने की बात है कि जब न्यूट्रॉन तारा घूमता है तो उसके घूर्णन गति से चुंबकत्व उत्पन्न होता है और न्यूट्रॉन तारा एक चुंबक जैसा व्यवहार करता है। इस चित्र के माध्यम से मैं फिर से बताऊंगा कि ये न्यूट्रॉन तारा देखिए घूम रहा है अपनी अक्ष के परितः, ये इस प्रकार से घूम रहा है और यहाँ पर ये जो इसका एक जो सिरा है वो उत्तरी ध्रुव बन जाता है, दूसरा सिरा ये है, ये दक्षिणी ध्रुव बन जाता है और यहाँ पर ये दोनों को मिलाने वाली रेखा ये चुंबकीय अक्ष बन जाती है और जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो इसमें चुंबकीय बल रेखाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। और इस प्रकार से जब चुंबकीय बल रेखाएँ उत्पन्न होती हैं तो न्यूट्रॉन तारे के घूर्णन से रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं और ये रेडियो तरंगें पूरे ब्रह्मांड में चली जाती हैं। उन रेडियो तरंगों को पल्सार कहते हैं। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, पल्सार। पल्सार क्या है? चक्रण करता हुआ न्यूट्रॉन तारा रेडियो तरंगें उत्पन्न करता है और इन रेडियो तरंगों को पल्सार कहते हैं। छात्रों फिर से बता दें, जब न्यूट्रॉन तारा अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति करता है तो उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, वह चुंबक बन जाता है, उससे चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती हैं और चुंबकीय बल रेखाओं के कारण, चुंबक की घूर्णन गति करने के कारण रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं
और रेडियो तरंगें जब उत्पन्न होती हैं तो उन रेडियो तरंगों के उत्पन्न होने को पल्सार कहते हैं। सिंह साहब, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अब समय हमारे पास कम है, कृष्ण विवर के बारे में और अगर आप बता दें। कृष्ण विवर, हाँ। तो ये देखिए, जब हमारे तारे का जो द्रव्यमान है वो बहुत अधिक होता है, न्यूट्रॉन तारे का द्रव्यमान जब सिकुड़कर और बहुत अधिक बढ़ता चला जाता है तो और ज़्यादा सिकुड़ता चला जाता है, और वह द्रव्यमान इतना अधिक सिकुड़ जाता है कि उसका घनत्व असीमित हो जाता है। ऐसी स्थिति में द्रव्य इस स्थिति में आ जाता है, सिकुड़ते 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 इतना अधिक घनत्व हो जाता है कि उससे किसी भी क्रिया का, किसी भी पदार्थ का, यहाँ तक कि प्रकाश का भी पलायन नहीं हो पाता है। और जब कोई किसी भी स्थान से जब प्रकाश नहीं आ पाता है तो वो हमें दिखाई नहीं देता है, एकदम अंधकारमय हो जाता है, और इसे कहते हैं कृष्ण विवर, ब्लैक होल्स। और ये ब्लैक होल की अगर हमें पहचान करना हो तो ब्लैक होल की पहचान करने के लिए हमें ब्लैक होल दिखाई नहीं देगा, लेकिन यदि तारा वृत्ताकार कक्षा में ऐसी जगह घूम रहा है जिसके केंद्र पर कोई दूसरे तारे नहीं हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पर कृष्ण विवर है। जैसे मान लीजिए अंतरिक्ष में ऐसे बहुत से तारे, ऐसा कोई तारा या बहुत से तारे किसी ऐसी परिक्रमा कर रहे हों, ऐसी चीज की परिक्रमा कर रहे हों जो दिखाई नहीं दे रही नहीं देते, हाँ। तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि जहां पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर अवश्य ही ब्लैक रिवर होगा। इस चित्र को एक बार और देखें जल्दी से। ये इस चित्र में ये केंद्र पर देखिए आपको एक काला सा भाग दिख रहा है, और ये इसका जो घनत्व है बहुत अधिक है, और इसको कृष्ण विवर कहते हैं। और इस कृष्ण विवर की जो है सिग्नस तारे के समीप इसकी उपस्थिति दर्शाई गई है। छात्रों, आप लोगों ने आज तारे के अंतिम चरण के बारे में समझा होगा और स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा कि तारे के अंतिम चरण की कौन कौन सी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। हाँ, धन्यवाद जे.वी. सिंह साहब। आज आपने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को तारों के वृद्धावस्था, उनका लाल दानव के रूप में बदलना और श्वेत वामन के रूप में बदलना और कृष्ण विवर के रूप में बदलने की क्रिया को समझाया। बच्चों, आगे के समय में हम सौरमंडल और सौरमंडल की संरचना के बारे में भी सिंह साहब से अध्ययन करेंगे। आज समय समाप्त होता है, इसलिए आज हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।